बच्चों ग्रेड 9 2023 होमी बाबा एंट्रेंस एग्जाम्स का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम 20 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा सुरेश एंड रमेश ईच कैरी अ वेट ऑफ 500 न्यूटन एंड क्लाइंब हाइट ऑफ 10 मीटर। Suresh takes 20 seconds while Ramesh takes 40 seconds. What is the ratio of their respective power? तो सुरेश और रमेश की पावर का रेशियो आपसे पूछा है। तो पावर ऑफ सुरेश डिवाइडेड बाय पावर ऑफ रमेश आपसे पूछा गया है। पावर का फार्मूला होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क डन बाय सुरेश डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सुरेश होल डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय रमेश डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय रमेश, राइट। अच्छा, वर्क डन बाय सुरेश डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सुरेश। अच्छा, इसको इनटू में लेकर आएंगे तो ये पलट जाएगा टाइम टेकन बाय रमेश डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय रमेश। अच्छा बेटा, अगर मैं बात करता हूं वर्क डन बाय सुरेश क्या होगा, अब ये कुछ हाइट पर जा रहे हैं तो इनका वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सुरेश यानी mgh। अब दोनों के दोनों 10 मीटर हाइट पर जा रहे हैं तो मैंने हाइट सेम ली यहां पर, क्लियर। तो mgh डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सुरेश। सुरेश कितना टाइम ले रहा है, सुरेश ले रहा है बेटा 20 सेकंड इनटू टाइम टेकन बाय रमेश। रमेश ले रहा है 40 सेकंड अपॉन वर्क डन बाय रमेश, फिर से क्या हो जाएगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट भी सेम है। अच्छा, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर mg क्या होगा वेट, अब दोनों ही बेटा सेम वेट लेकर जा रहे हैं 500 न्यूटन, तो mg को कैंसिल आउट कर देगा, हाइट भी सेम है 10 10, ये पूरा फैक्टर ये पूरे फैक्टर को कैंसिल आउट कर देगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से बेटा 4 2 टाइम्स में आउट हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा हमारा 2:1, यानी बेटा आपको ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ करंट I1 एंड I2। बेटा सर्किट गिवन है, दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 4 ओम एक 6 ओम 10 वोल्ट की बैटरी के सेल के अक्रॉस। बेटा दोनों पैरेलल में हैं, दोनों में करंट डिफरेंट है, इसलिए पैरेलल में तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा सेम 10 वोल्ट, इसके क्रॉस भी होगा, R1 के क्रॉस भी 10, R2 के क्रॉस भी 10 वोल्ट ही रहेगा। अब बेटा ओम्स लॉ हम जानते हैं V IR, तो I क्या होता है बेटा V/R, क्लियर। अब बेटा हमें निकालना है I1 और I2 का रेशियो, तो बेटा I1 बाय I2 क्या हो जाएगा, I क्या होता है V/R1, पोटेंशियल तो सेम, I2 क्या होगा V/R2, क्लियर बेटा। इसको पलट देंगे हम V/R1, ये V/R2 पलट कर ऊपर पहुंचेगा तो R2/V, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 कितना हमारे पास है बोलो 6, R1 कितना हमारे पास 4, 6/4 यानी 2 3 जा 2 2 जा, आंसर हो जाएगा 3:2। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन कंप्यूटर डेटा ट्रांसफरिंग। तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास नेटवर्क कौन सा है जो कि हम कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा ऑफिशियल आंसर की तो ऑफिशियल आंसर की में बेटा आपको दिया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, राइट आंसर। बट जहां तक हमें लगता है कि इसका आंसर पर्सनल एरिया नेटवर्क होना चाहिए था। पर्सनल एरिया नेटवर्क स्मॉलेस्ट बेटा डेटा ट्रांसफरिंग का बेटा सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क माना जाता है, क्लियर। ऑप्शन आपको डी दिया हुआ है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ जाना चाहिए और इसका बेटा आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क मिलना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा आपसे एज शोन इन द फिगर 3 सेम साइज्ड प्लेन मिरर AB BC AC आर प्लेस्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इमेज। क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ इमेजेस पूछी आपसे फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट P, इस ऑब्जेक्ट P की नंबर ऑफ इमेजेस पूछी है बेटा, प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ मिरर्स। बेटा ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 3 हमारे पास सेम प्लेन मिरर के बीच में रखा हुआ है। अगर ये तीनों प्लेन मिरर सेम साइज के हैं तो बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। अच्छा,
अगर बेटा मैं बात करता हूं नंबर ऑफ इमेजेस की, अगर इन दोनों मिरर के हिसाब से बात करता हूं, इन दोनों मिरर के हिसाब से इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज होगी बेटा 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा यानी 6, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 6। अब बेटा इवन नंबर में हम लेते नहीं, सिमेट्रिक केस में तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेज 6 - 1 यानी 5। तो बेटा अगर इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो 5 इमेजेस बन रही है, इसी तरह से बेटा इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तब 5 बनेगी, इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो 5, यानी टोटल हमारे पास 15 इमेजेस बन रही होगी। लेकिन यहाँ पर 3 इमेजेस क्या हो रही होगी बेटा, 3 ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन 3 इमेजेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास हो जाएगी बेटा 15 - 3 यानी बेटा आपका 12 आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बाय यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रे डायग्राम। बेटा एक रे डायग्राम गिवन है, आपको इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग u v h1 h2 m मैग्निफिकेशन के साइन पूछे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा मिरर है बेटा, इनर सरफेस पर पॉलिश है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कैसी इमेज फॉर्म करता है, पहले तो ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो h1 भी पॉजिटिव h2 भी पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी अपराइट होगा, इमेज भी अपराइट बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो h1 पॉजिटिव h2 पॉजिटिव, तो h1 h2 दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर h1 और h2 दोनों कैसे होंगे बेटा आपके पास पॉजिटिव होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यानी h1 h2 पॉजिटिव दो जगह हो रहे हैं बेटा, इस वाले केस में भी हो रहा है, ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन बेटा बी में भी आपके पॉजिटिव, ऑप्शन सी में भी h1 h2 पॉजिटिव हो रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर बात करते हैं h1 h2 अगर पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन भी कैसी होगी बेटा, मिरर के केस में अगर h1 h2 पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी बेटा आपकी, मैग्निफिकेशन क्या होती है आपके पास मिरर के केस में -hi/ho, समझ रहे हो बेटा, hi/ho होगी आपके पास, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, अच्छा मैग्निफिकेशन होती क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन का पूरा फार्मूला देखो बेटा, मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज h1 टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h2 इज इक्वल टू -v/u, यही होता है ना मैग्निफिकेशन का फार्मूला बेटा पूरा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h1/h2 इज इक्वल टू -v/u। बट हमें तो हाइट से लेना है, हाइट के अकॉर्डिंग हमें हाइट गिवन है, h1 h2 के अगर साइन बेटा पॉजिटिव होंगे तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, h1 h2 अगर पॉजिटिव होंगे तो मैग्निफिकेशन का रिजल्ट भी कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा। यानी बेटा यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं, क्या डिसाइड कर सकते हैं कि h1 h2 पॉजिटिव होते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो या फिर -v/u, बट इससे हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं। तो बेटा आपके पास मैग्निफिकेशन भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। चलिए आगे चलते हैं, मतलब ए ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, बाकी बी और सी भी नहीं होगा, क्योंकि बी और सी में h1 h2 पॉजिटिव नहीं है। बाकी सी, यानी सी आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी भी देख लेते हैं, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, यस। बाकी बी देख लेते हैं, v टुवर्ड्स राइट बन रही है बेटा, मिरर के राइट साइड में हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है तो पॉजिटिव होगी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। करंट कितना गिवन है बेटा, I = 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे हैं, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड। टाइम कितना गिवन है आपके पास 16 सेकंड। 16 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो हमने एक ही फार्मूला बेटा पढ़ा है हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी कैलकुलेट करने हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दो, Q = Ne। बहुत बढ़िया, Q = Ne। और हमने पढ़ा, अब Q तो नहीं है बट हमारे पास फार्मूला है Q का, करंट के फार्मूले में आता है बेटा I = Q/T, तो Q क्या होता है हमारे पास IT। बहुत ही इंपॉर्टेंट, Q के प्लेस पर IT रख देंगे, IT = Ne। बहुत ही सिंपल फार्मूला। करंट कितना गिवन है 1 एम्पियर, टाइम कितना गिवन है बेटा आपके पास 16 सेकंड, N हमारे पास नहीं गिवन, पूछे हैं E फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻19। जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी से आंसर निकाल देंगे फटाक से। हाँ
तो यानी 16 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये पूरी टर्म से डिवाइड में पहुंच जाएगी। 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लगाएंगे, 16 से 16 को मार्क गिराएंगे, ऊपर पहुंच जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 इज इक्वल टू n, ये 10 टू द पावर 20 इज इक्वल टू n, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर 20, सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ पहुंचते हैं बेटा। 4 balls P Q R S are in linear motion। लीनियर मोशन कर रही है बेटा 4 balls है P Q R S and their relationship between their mass and velocity is given। मास एंड वेलोसिटी की बेटा रिलेशनशिप गिवन है इन दी फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है विच 2 balls हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। कौन सी ऐसी 2 balls है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बेटा सेम हो। अगर मैं बात करता हूं P की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, मास m वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। अगर मैं बात करता हूं Q की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो हाफ मास हो जाएगा m/2, वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 2v का स्क्वायर 4v², यहां पर हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट, mv²। नहीं, इन दोनों की फर्स्ट P और Q की सेम नहीं है। R की चेक करते हैं बेटा। R की काइनेटिक एनर्जी हाफ मास हो जाएगा 3m/2, हाफ mv² हो जाएगा v²/9, तो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 3 4 12, यानी v²/mv²/12, तीनों की डिफरेंट है ना, यानी इसकी भी नहीं होगी। लास्ट s की और चेक कर लेते हैं बेटा। s की हमारे पास हाफ मास है हमारे पास 4m, हाफ m v² हो जाएगा बेटा v²/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हाफ mv²। तो यानी बेटा P की हाफ mv² है और S की भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी P और S, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर इको टू बी हियर्ड क्लियरली एट 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बेटा कौन सा फैक्टर इन चारों में से कौन कौन से फैक्टर्स है जिस फैक्टर को लेकर हम इको को क्लियरली सुन सकते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पर। बात करते हैं बेटा हम ऑप्शन नंबर 1 की। द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी हियर्ड इन लेस देन 0.1 सेकंड। जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आता है क्या वो 0.1 सेकंड से कम टाइम में सुनाई देना चाहिए? नहीं, मोर देन या फिर मिनिमम 0.1 सेकंड पर सुनाई देना चाहिए, या फिर मोर देन 0.1 सेकंड पर अगर हमें साउंड सुनाई दे रहा है रिफ्लेक्ट होकर तो हमें अपनी इको सुनाई देती है। तो लेस देन 0.1 सेकंड तो होगा नहीं, होगा तो या तो 0.1 या फिर मोर देन 0.1 सेकंड। चलिए ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी हियर्ड इन मोर देन 0.1 सेकंड। यस एग्जैक्टली, सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 7.2। क्या बेटा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम से कम 17.2 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 17.2 मीटर। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन की बात हुई थी, दोनों सेम से लग रहे हैं। फोर्थ में चलते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 17.2 मीटर। नहीं, यहां पर ये मैक्सिमम है, गलती से हमने मिनिमम लिख दिया था, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ठीक है, तो थर्ड में है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 17.2 मीटर। बेटा मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर हम कम से कम 17.2 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं तभी हमें अपनी इको सुनाई देगी। कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड में, है ना। तो मैक्सिमम तो होगी नहीं। हाँ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 17.2। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होनी चाहिए, तब हमें साउंड की इको सुनाई देगी। और कितने टाइम में सुनाई देगी? 17.2 मीटर डिस्टेंस पर 0.1 सेकंड में। यानी बेटा हमारा 2 एंड 4 वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2 एंड 4 यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा 3 स्फेरिकल मिरर्स आर मेड फ्रॉम द सेम होलो ग्लास स्फीयर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट, क्या पूछा है? विल नॉट बी कॉमन। इनमें से कौन सा फैक्टर बेटा कॉमन नहीं रहेगा, आपसे पूछा है।
क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमन रहेगा? अगर मेरे पास कोई बेटा स्फीयर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऑब्वियसली सारे के सारे, अगर मैं इस वाले मिरर को लेता हूं तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी ये, इसका भी, सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कॉमन होगा, ये आंसर नहीं होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी, ये दोनों कॉमन है। क्या पोल? हाँ, सबका पोल अलग अलग होगा, इसका पोल ये होगा, इसका पोल ये होगा, इसका पोल ये होगा, सबका पोल अलग अलग होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। फोकल लेंथ भी सबकी कॉमन होगी, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा फैक्टर बेटा डिफरेंट रहेगा तीनों के लिए, कॉमन नहीं रहेगा? पोल विल नॉट बी कॉमन, यानी पोल आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 में कहा टू सब्सटेंसेस ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास इक्वल है, यानी एक सब्सटेंस ये रहा, एक सब्सटेंस ये रहा, इसका मास Bm, इसका मास Bm, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। दो सब्सटेंस है, दोनों का मास इक्वल है ना? बट डिफरेंट वेलोसिटीज, दोनों की डिफरेंट वेलोसिटीज है, कोलाइड विद ईच अदर, दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। डिटरमाइन द करेक्ट इक्वेशन रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बेटा इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब ये कोलाइड होने के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v1, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? तो यहां पर लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन? टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इसका इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट वाले का u1 m1u, सेकंड वाले का इनिशियल प्लस mu2, दोनों का मास तो सेम है। फाइनल मोमेंटम mv1, दूसरे वाले का फाइनल मोमेंटम mv2। बहुत ही सिंपल, सब में से बेटा m कॉमन ले लेते हैं, कट जाएगा तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी m कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा v1 प्लस v2। m से m नानी के घर पहुंच जाएगा, बचेगा आपके पास u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। क्या बचेगा बेटा? u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अच्छा, क्या v1 u1 में दिया हुआ है, यहाँ पर मिक्स करके क्या v1 इधर पहुंचा दें हम, u1 माइनस v1, u2 को उधर पहुंचा देते हैं v2 माइनस u2। चेक कर लो बेटा आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।